तो हमें कुछ उस दौर के बारे में बताएं कि जब आपको मौका मिला इराक वॉर 2003 को कवर करने का, वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाला हूं जिन्होंने जर्नलिज़्म का करियर अपना इंटरनेशनल लेवल से शुरू किया था और आज जर्नलिज़्म की दुनिया में उनका एक नाम है, जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से अपना करियर स्टार्ट किया और एक यूट्यूब चैनल तक आज वो पहुँचे हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब पे, जिनका यूट्यूब चैनल नाम है मीडिया स्टार वर्ल्ड। काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिराज खान शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, वक्त दिया। और कैसे हाल चाल हैं आपके? बस अच्छे, फर्स्ट क्लास। और हमारी भी खुशनसीबी की बात है कि आपके बारे में कुछ जानने का, आपसे रूबरू होने का हमें मौका मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं काज़मी साहब, आपके करियर के और आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू के बारे में जानते हैं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, आपका बचपन कहाँ गुजरा, किस और फैमिली में कितने लोग रहे? देखिए, मैं ज़िला मेरठ के एक गांव से मेरा ताल्लुक़ है और वो ज़माना वो था कि ज़मींदारी ख़त्म होने के बाद में जो टफ़ सिचुएशन में आम तौर पर ये वेस्टर्न यूपी के लोग थे परेशानी के आलम में, उस ज़माने में हमारा बचपन रहा और उसमें बिल्कुल जिसे कहते हैं प्राइमरी क्लासेस 5वीं क्लास तक मस्जिद के साथ जुड़े हुए एक मदरसे से हुई, जिसमें इस्लामियात भी था और मॉडर्न एजुकेशन। उस ज़माने में क्या होता था, सिर्फ मैथ और हिंदी पढ़ा करके और 6ठी क्लास में फिर सरकारी स्कूल में एडमिशन, तो उस तरह की स्कूलिंग हुई। उसके बाद यूपी में जूनियर हाई स्कूल कहा जाता है, 8वीं तक हुआ करते थे कि स्कूल, उसमें पड़ोस के गांव में तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर पैदल चल के 6ठी से 8वीं क्लास तक वो सफ़र, और फिर 9वीं से और 12वीं क्लास भी तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूसरे गांव में साइकिल के ज़रिए जाना आना, वो एक बिल्कुल गांव के माहौल में। तो वो इंटरमीडिएट जिसे कहा जाता है यूपी में, वो करके दिल्ली आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी ऑनर्स। उसके बाद हालात चूँकि ऐसे थे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के हालात नहीं थे, तो जॉब की तलाश, और पहली जॉब बिल्कुल इत्तेफाकी तौर पर ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना में मिली। और उसने जिसने मुझे नौकरी दी थी वो ये सोच के दी थी कि वो उस ज़माने में एक टेलेक्स हुआ करता था, टेलेक्स ऑपरेटर के तौर पर ट्रेनिंग हो जाएगी और हम बस बैठ जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही समझ में आया कि ये ऑफिस क्या काम करता है, क्या होता है, और उस तरफ दिलचस्पी बढ़ी रिपोर्टिंग की तरफ, और उसने मुझे एनकरेज भी किया। फिर बाकायदा UNI में 3 महीने की ट्रेनिंग, जर्नलिज़्म कोर्स करस्पॉन्डेंस से, और फिर वो जर्नलिज़्म पूरी तरह से शुरू हो गया। छोटी छोटी ख़बरें कवर करके शुरुआत हुई, और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भर में कोई बड़ी ख़बर माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड ख़ास तौर पर होती थी, वो कवरेज के लिए मैं जाता था। जर्नलिज़्म में आकर के तो खैर फिर एवेन्यूज़ खुलते चले गए, तकरीबन 10 साल ईरान की न्यूज़ एजेंसी के साथ। उसके बाद फिर अपनी 1993 में अपनी एक फ़ीचर एजेंसी उर्दू और हिंदी अखबारात के लिए मीडिया स्टार के नाम से ही शुरू की। तो उसका काम था उर्दू और हिंदी अखबारात को आर्टिकल्स प्रोवाइड करना, और बिल्कुल नए किस्म की चीज़ मैंने उसमें भी नयापन लाया। हिंदुस्तान में सबसे पहली ऐसी फ़ीचर एजेंसी जो कॉलम साइज़ तैयार करके अखबारात को मटेरियल देती थी, तो इसलिए बहुत जल्दी हम इस्टेब्लिश हो गए। उसी के साथ साथ दूरदर्शन में सिलेक्शन हो गया, वो फुल टाइम जॉब नहीं था। अच्छा। बाकायदा जैसे रेडियो में आर्टिस्ट होते हैं, इसी तरह से दूरदर्शन में न्यूज़ एंकर्स होते थे, तो उसमें जिस दिन ड्यूटी होती थी हम जाते थे उसके लिए। ये भी तकरीबन 20 साल मैंने किया। उर्दू की जो नरसिम्हा राव के ज़माने में बुलेटिन शुरू हुई थी दूरदर्शन में। तो हमें कुछ उस दौर के बारे में बताएं कि जब आपको मौका मिला इराक वॉर 2003 को कवर करने का, वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने जो अपने, हम जो देखते हैं वो टीवी के माध्यम से देखते हैं, और शायद उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो एडिट हो जाता है। जी जी बिल्कुल। को बहुत कुछ नहीं दिखाया जाता और बहुत कुछ दिखाया जाता है, और कितना सच और कितना झूठ। जी जी जी।
क्योंकि जर्नलिज्म और जो कर रहा होता है, हाँ। जो उस ग्राउंड रिपोर्ट को कवर कर रहा होता है, उससे हकीकत उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। बिल्कुल ऐसा है। मैं खुद हमेशा यही सोचता हूँ कि इंसान किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन अगर चाहता है तो वहाँ उन लोगों के बीच में जाए, जी, तभी समझ में आता है। लोगों की साइकी, लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ में आता है कि ये किस हालत से गुजर रहा है इंसान। ऐसे लोग जो 30 साल से तकरीबन जंगें ही देख रहे थे, उन लोगों से मिलकर के जो एक्सपीरियंसेस होते थे वो दूर बैठ कर के अखबार पढ़ करके नहीं आ सकते, बिल्कुल, ना टेलीविज़न देख करके आ सकते। इराक़ का मामला ये था कि मैं सन 2000 में इराक़ की गवर्नमेंट की ही इनविटेशन पर, सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट की ही इनविटेशन पर अच्छा, एक फ़र्स्ट टाइम इराक़ गया। उसके बाद जो आखिरी साल था 2002, सद्दाम हुसैन का आखिरी साल, करेक्ट, उसमें मई में सद्दाम हुसैन का बर्थडे सेलिब्रेशंस होता था। उसमें इंटरनेशनल मेहमानों को दूसरे मुल्कों से बुलाया जाता था, उसमें भी मुझे इनवाइट किया गया। और ये ज़माना वो था जब मैं अपनी मीडिया स्टार फीचर एजेंसी चलाता था। उसके बाद अक्टूबर 2002 में सद्दाम हुसैन ने रेफरेंडम कराया था, दुनिया को ये बताने के लिए मैं आज भी पॉपुलर हूँ और मेरी हुकूमत लेजिटिमेट है। राइट, वो रेफरेंडम कवर करने का भी मुझे मौका मिला, मैं उसमें भी गया। बसरा देखा मैंने, बगदाद देखा। 2003 में जंग शुरू होने वाली थी। उस वक्त एक बड़े इंटरनेशनल अफेयर्स के बहुत ही माहिर जर्नलिस्ट हैं, आज भी हैं वो, सईद नकवी साहब। उन्होंने वाजपेयी जी को ये कन्विंस किया कि इंटरनेशनल अफेयर्स को हमें चाहिए कि हम अपनी आंखों से देखें, इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें। करेक्ट, चूँकि उससे पहले 2001 वॉर हो चुकी थी अफ़गानिस्तान वाली, और उसमें इंडिया का मीडिया, BBC, रॉयटर्स, इन सबको कॉपी करता था। और हर मीडिया का, ख़ास तौर पे ये जो बड़े मुल्क अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं, इनका अपना एजेंडा होता है। राइट, वो पूरी दुनिया को अपनी आंखों से दिखाना चाहते हैं। आज भी हिंदुस्तान में यही हो रहा है, चल रहा है। हमारा काठमांडू तक में भी रिपोर्टर नहीं है जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं है, वो किसी मीडिया का नहीं है। राइट, वाशिंगटन में है क्योंकि वहाँ गुलामी का रिश्ता है। हाँ, जब ये वॉर कवरेज की तैयारी शुरू की, दूरदर्शन ने ये प्रोग्राम सईद नकवी की कंपनी को दिया, तो वो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट्स को हायर कर रहे थे एक तरह से। राइट, कि किसके, उसमें सतीश जैकब थे, BBC का बहुत बड़ा नाम था, और कई लोग थे। तो मेरी भी चूँकि उनसे मुलाकात थी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि भाई इसमें, और मुझे असाइनमेंट ये दिया कि आप चूँकि फ़ारसी जानते हैं, ईरान जाएं और वॉर रिलेटेड स्टोरीज़ वहाँ से करते रहें, और मौका अगर लग जाए देखना, कोशिश करके अगर इराक़ जा सको हाँ, तो कोशिश कर लेना। मतलब बस इतनी ब्रीफिंग थी मेरी। अब ये मार्च में जंग शुरू हुई 2003 में। मार्च में ईरान का नया कैलेंडर ईयर शुरू होता है। करेक्ट, उसमें छुट्टियां होती हैं एक आध हफ्ते की वहाँ पर। तकरीबन मैं उस टाइम पहुँचा। मैंने वीज़ा को अप्लाई कर दिया था बहुत पहले, ये समझ करके कि शायद मेरा जाना होगा। मैं कहीं किसी के साथ एसोसिएटेड तो नहीं था, लेकिन मुझे अंदाज़ था, एक सिक्स्थ सेंस बता रही थी मुझे। तो मैं बहरहाल गया। हालांकि उस वक्त एक और बड़े चैनल ने भी मुझसे कहा था, लेकिन उस चैनल के लोगों को कुछ पता नहीं था। वार शुरू हो गई और वो कह रहे हैं इराक़ की वीज़ा ले लो और चले जाओ। अच्छा, तो जर्नलिज्म की सेंस हर एक को नहीं होती कि ग्राउंड रिपोर्टिंग होती कैसे है। तो खैर मैं ईरान पहुंचा, और मैं चूँकि बहुत से जो यहाँ से डिप्लोमेट्स जाते थे, यहाँ रहते थे, और ईरान की न्यूज़ एजेंसी में मैं काम करता था, तो जानकारियाँ थी, मुलाकातें। वहाँ मैंने जाकर के कहा, भाई मुझे ये आपने सिंगल एंट्री वीज़ा भेजी, इसका मैं क्या करूँ, मुझे तो इराक़ जाना है। तो उन्होंने मेरा इराक़ जाने का इंतज़ाम किया। ईरान की जो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक गाइडेंस और इंफॉर्मेशन है, उन्होंने मुझे एक किसी का मोबाइल नंबर दिया, कुर्द लीडर का, इराक़ी कुर्द लीडर का, चूँकि सद्दाम हुसैन के जो मुखालिफ ग्रुप के लीडर्स थे वो
पड़ोसी मुल्कों में ही थे, उसमें ईरान में भी थे। तो मुझे एक नंबर दिया और उनको मेरे पासपोर्ट की डिटेल दे दी और ये कहा कि साहब आप बॉर्डर के नज़दीक फ़लाँ शहर में पहुंच जाएं जी, वहाँ से आपको कुछ लोग ले जाएंगे और उनके साथ चले जाओ। कोई पासपोर्ट मतलब कोई वीज़ा नहीं, कुछ नहीं। आपको डर नहीं लगा? ना ना ना, डर तो आसपास भी नहीं। तो मैं खैर पहुँच गया। जब मैं उरुमिये एक शहर है ईरान के नॉर्थ वेस्ट में जो आज़रबाईजान सूबा है, आज़रबाईजान एक तो अलग मुल्क है एक, तो वहाँ उनके लोग आए, इराक़ी कुर्द और एक कोई यूरोपियन जर्नलिस्ट था और एक मैं था। उस होटल से हम दोनों उनके साथ चले गए और बॉर्डर पर जब हम पहुँचे तो वहाँ उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर मैंने तेहरान की बात की और फिर खैर वो हुआ। कहने का मकसद यह है कि जो सद्दाम हुसैन के मुखालिफ ग्रुप कुर्दों का था, जो आज भी नॉर्थ का अलग अलग एक सॉवरन एरिया कहलाता है, उन लोगों के ज़रिए मैं इराक़ी कुर्दिस्तान में एंटर हुआ, अरबिल पहुंचा और ये वो दिन था 9 अप्रैल 2003 जिस दिन सद्दाम हुसैन की स्टैचू गिराई जा रही थी फिरदौस स्क्वायर पर बगदाद में। मैं जैसे ही होटल में चेक इन किया, टीवी ऑन किया तो वो स्टैचू गिराई जा रही थी। तो मैं उस लैंडमार्क दिन पहुंचा और उसी दिन से मैंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी। अच्छा। सेम डे। अच्छा, मैं ईरान में होमवर्क किया बाकायदा। जो ईरान चूँकि पड़ोसी मुल्क है और ईरान के मीडिया के ऑफिसेज पहले से परमानेंट भी वहाँ पर थे और वार कवर करने के लिए भी गए थे। तो मैंने फर्स्ट स्टॉप ओवर पर ही अरबिल में ईरान के टेलीविज़न ऑफिस कांटेक्ट किया। चूँकि मैं उनका एक कलीग था, उनके लिए मैं यहाँ भी काम करते थे यहाँ पे। तो जो भी लोग थे वो मेरी एज से कम थे, वो मुझे ज़्यादा और रिस्पेक्ट देते थे। तो मैं वहाँ मिला और वहाँ उनका जो कैमरामैन लोकल था इराक़ी, उससे मैंने बात कर ली और वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया, इस शर्त पर कि वो अपने टीवी चैनल को भी देता रहेगा और मेरे लिए भी काम करता रहेगा। इस तरह से मैंने वहाँ लोकल मैनेज किया। वो मेरा गाइड भी बन गया, वही मेरा एक तरह से कैमरामैन भी वही हो गया, इन्फॉर्मेशन भी उसके ज़रिए मुझे मिलती थी। वो चूँकि वहाँ जर्नलिज्म करता था तो उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे थे, तो वो उसके ज़रिए हमें पता चल जाता था कल किस जगह अमेरिकन पहुँच रहे हैं। और लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम नहीं रही और पहले दिन से ही हमने रिपोर्टिंग की। अरबिल से लेकर के ये समझिए कि करकुक, तिकरीत सद्दाम हुसैन का शहर, मौसुल, ये सब हमने गिरते हुए देखे और पहले दिन में पहुंचा हूँ। अच्छा। और बगदाद तो जाकर के बेस किया। उसके अलावा डाउन साउथ उम्मे कस्र और बसरा तक की रिपोर्टिंग की। वेरी गुड। तो पूरे इराक़ में जितना वॉर टाइम में मैंने मूवमेंट किया है, शायद ही किसी जर्नलिस्ट ने इतनी हिम्मत की। इसका मतलब इंडिया में जितनी भी तस्वीरें और विजुअल्स हमने देखे और लोगों ने देखे, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे आप ही का हाथ। बहुत कुछ था उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का मैंने इंटरव्यू तेहरान से किया। सद्दाम हुसैन का जो सबसे मेजर अपोजिशन था, सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिवोल्यूशन इन इराक़ के नाम से था, SCIRI, उसके टॉप लीडर तेहरान में थे। ओके। उनसे मैंने इंटरव्यू किया, आयतुल्लाह बाकर अल हकीम, और शिया स्कूल ऑफ थॉट में आयतुल्लाह का मतलब बहुत ही टॉप लेवल का जो आलिम होता है वो होता है। उनसे जो इंटरव्यू किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। तो मगर कासिम साहब ये बताइए कि जब आप वहाँ थे ग्राउंड लेवल पे ये सब चीज़ें कवरिंग कर रहे थे और जाहिर सी बात है वॉर का माहौल पूरा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था, इधर फैमिली थी, तो फैमिली के अंदर एक डर का, खौफ का माहौल होगा। उन लोगों ने कभी आपको रोकने की कोशिश नहीं, कभी नहीं कहा कि नहीं आप इस तरीके की जर्नलिज्म ना करें? नहीं, फैमिली ने तो एक बार भी नहीं कहा। अच्छा। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। इंडिया में उस वक्त दूरदर्शन के उस प्रोग्राम की TRP रेटिंग, सारे टीवी चैनलों की TRP रेटिंग कंबाइंड उसके मुकाबले में उसकी ज़्यादा थी। उस ज़माने में सास भी कभी बहू थी और कौन बनेगा करोड़पति, उस तरह के भी प्रोग्राम आते थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा TRP रेटिंग इस प्रोग्राम रेटिंग से।
अच्छा, आपको कितना डिफरेंस लगता है इंटरनेशनल जो जर्नलिज्म है आज की और हमारे इंडिया की जो जर्नलिज्म है, हाँ। इसमें अभी भी कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस है? वो हमसे बहुत एडवांस हैं या टेक्नोलॉजी वाइज, या आपको लगता है कुछ अभी भी हमें इम्प्रोवाइज करना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ये जो रोज़ाना योगी, अखिलेश, ममता, ये सब जो खेलते रहने का सब मिजाज है ना, ये बहुत ही छोटी सतह की जर्नलिज्म है। मैं ये समझता हूँ कि अपने मुल्क को भी समझने के लिए इंटरनेशनल क्या कुछ हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि साहब फला जगह भी हो रहा है और हमारे यहाँ भी हो रहा है, और वहाँ क्या इलाज किया है लोगों ने, यहाँ हम क्या इलाज कर सकते हैं। उतना अवेयरनेस, उतना जहन खुला हुआ होना चाहिए। तो इंटरनेशनल कोई अलग चीज़ नहीं है, इंटरनेशनल को समझना बहुत ज़रूरी है अपने यहाँ के भी मामला समझने के लिए। यहाँ हो क्या रहा है कि बस यहीं का उसमें खेलते रहना है। बिल्कुल मुझे एक अजीब सी मुहावरा, एक तरह से मिसाल याद आ गई, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, नाली के कीड़े की तरह से वहीं कौनते रहना है, बाहर निकल के नहीं कहना। हाँ, तालाब के मेंढक। तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अपना चैनल भी जो चला रहा हूँ उसमें मेरा मकसद यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो दुनिया में क्या हो रहा है। मैं एक चाहूँगा कि एक लाइन में या दो लाइनों में आप हमें ये ज़रूर बताएं कि जब आपके सपोर्ट में लोग पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग खड़े भी हुए थे और यहाँ पर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम तराशी की गई थी और आपको एक गलत केस में फंसा दिया गया था, वो क्या था और वजह क्या थी उसकी? वो देखिए, मैं चूँकि इज़राइल और अमेरिका की जो साजिशें हैं ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में और उसके अलावा भी, मैं उसको एक्सपोज करने का एक तरह से जर्नलिज्म के पैरामीटर में मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ हकीकत बताने की। वही मैं कर रहा था। उसी से रोकने के लिए मुझे किसी एक नकली किस्म की एक चीज़ में मुझे फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने मुझे बेल दी। केस अभी पेंडिंग है, इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसलिए हम भी आपसे उसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानना चाह रहे, मगर लेकिन ये कि आज तक भी उस केस में चार्जेस फ्रेम नहीं हो सके। तकरीबन 10 साल होने को आ गए और अभी तक भी ये फैसला नहीं हो सका कि मुकदमा चलेगा या नहीं। तो काज़मी साहब ये बताइए कि जाहिर सी बात है आपने वो दौर की भी जर्नलिज्म देख ली और आज जो आप कर रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड, इतना बड़ा एक चैनल चला रहे हैं यूट्यूब पे, इनफैक्ट आपके 7 लाख तकरीबन सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, और यहीं ऑफिस में बैठे बैठे आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत बदलाव आ चुका है। जी। और आप कैसे इसको मैनेज कर पाते हैं? देखिए, ये मेरे एक जानने वाले मुझसे मिलने के लिए आए, वो ख़ुद एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और ये बात है तकरीबन अगस्त 2018 की। और उन्होंने कहा कि जब मेरे साथ 1-2 घंटा रह चुके तो उन्होंने कहा आपके पास तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत तजर्बा है, आप ख़ुद अपना चैनल क्यों नहीं शुरू करते। बिल्कुल अकेला हूँ और एक ही मेरे पास वीडियो एडिटर है। आम तौर पे इतने काम के लिए बड़े चैनलों में तो पूरी रिसर्च टीम्स होती हैं जो काम करती हैं, लेकिन मैं अकेला ही ये सब कर रहा हूँ। ऐसे पूरे दिन में आप कितने घंटा आप देते हैं यूट्यूब चैनल के लिए? मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन इसी में यही करता हूँ, मैं कहीं कुछ नहीं कर पाता। मगर आपका कंटेंट इतना मजबूत है कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं, आपके कंटेंट को पसंद करते हैं, और तो आज 7 और उसको बहुत ही न्यूट्रल रखता हूँ मैं, और ऑथेंटिक रखता हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ से भी आती है उसका नाम लेता हूँ बाकायदा, ताकि लोग कहीं भी गूगल करके अपने आप भी सर्च कर लें, देख लें। तो शुरू करते हैं काज़मी साहब से रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर राउंड, और पूछ लेते हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और इंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई कुछ बातें भी जान लेते हैं। काज़मी साहब, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 वर्ड। कमिटेड फॉर द प्रोफेशन। ऐसा कौन सा एक काम है जिसको आप करने के बाद आज आपको बहुत फ़ख्र महसूस होता है? मैंने जर्नलिज्म ईमानदारी से की है और उसे मुझे लगता है कि मैंने सही काम किया है और उस पर मैं डटा रहता हूँ, उससे पीछे नहीं हटता। अगर आपको मौका मिले हमारे प्रधानमंत्री से बात करने का, तो आप किस मुद्दे पे बात करना पसंद करेंगे? बस ये पूछेंगे कि आपका जो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और अब इतना नीचे की तरफ गिरता हुआ क्यों जा रहा है, आखिर मुल्क कहाँ जाएगा। आपके हिसाब से
आर विमेन कॉम्प्लिकेटेड? मैं समझता हूँ मेन और वुमेन दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। 50 साल तक आदमी ने कोई गुनाह नहीं किया, 51वें साल में कर ले तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? कोई झूठ बोले या इल्ज़ाम लगाए, झूठे इल्ज़ाम किसी पर लगाए, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा गुनाह होता है। काज़मी साहब, शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जिस तरह की ये इंटरव्यूज़ करते हैं, मैं समझता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। मैं बल्कि इसकी इस तरह से मिसाल देता हूँ कि मैं ख़ुद अगर किसी ख़बर की स्क्रिप्ट तैयार करके बैठता हूँ तो कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन इंटरव्यू की खूबी होती है कि इंटरव्यू में मुख्तलिफ एंगल से जब सवाल आते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन भी उतनी ही ज़्यादा वैरायटी के साथ आ जाती है। तो मैं समझता हूँ आपकी शो बहुत अच्छी लोग पसंद करते हैं और अब के बाद मैं भी देखता रहूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद अपने इस चैनल के काम में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवन व्हाट्सएप मैसेजेस तक नहीं देख पाता, कई दिन बाद देख पाता हूँ। तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जिस किस्म के आप, जैसा मैंने अब तक देखा, उसमें प्रोफेशनलिज्म है और आप मुख्तलिफ एंगल से चीज़ें लेकर के आना चाहते हैं। और इंटरव्यू का उसमें मज़ा यही है कि वो जैसे वो अनस्क्रिप्टेड किस्म की एक चीज़ चली है तो वो अच्छी रहती है, मैं समझता हूँ। और ऑडियंस भी उसको एंजॉय करते हैं, बेहतर जानते हैं। और बहुत से एंगल, बहुत सी चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी में शायद कभी कैमरे के सामने नहीं बताई हैं, वो इस कैमरे के सामने आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको मोहम्मद अहमद काज़मी की ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। उनकी ये जर्नी जो इराक़ और ईरान से जुड़ी हुई दूरदर्शन के 20 साल की जर्नी आपने सुनी और जर्नलिज़म का एक अलग ही मायने आपने देखे होंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बहुत पसंद आया होगा, इन्होंने आपको मोटिवेट भी किया होगा, इंस्पायर भी किया होगा। अगर आपको काज़मी साहब की ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।